आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो को आपके लिए बिल्कुल खास बना के लेके आते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक लेके आते हैं जो आपके काम आए। पिछले करीब करीब हम 7-8 महीने से शो कर रहे हैं। आपके सामने हमने बहुत सारी चीज़ें रखी। हमने ग्राउंड प्रोजेक्ट्स भी रखे, हमने एक्सपर्ट्स को भी रखा, हमने आपके क्वेश्चंस के भी जवाब दिए और उम्मीद करते हैं शो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आगे भी इसी सिलसिले को हम बरकरार रखेंगे। इसलिए आज भी हमने एक टॉपिक चुना। उस टॉपिक से आप भी रोज अब टीवी स्क्रीन पर, मैगजीन्स में, अखबारों में और अपनी चर्चाओं में इस्तेमाल कर रहे हो। पहला वर्ड है टैरिफ का। जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का चाबुक चल रहा है, क्या रियल एस्टेट को स्लो डाउन तो नहीं कर देगा? अगर यूएस में मंदी आई तो क्या रियल एस्टेट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी? एक ये आप जरूर जानना चाहेंगे। इसको लेकर आज हमने विस्तार से चर्चा की है ध्रुव अग्रवाला से और साथ ही अश्विंदर आर सिंह से। दोनों का व्यू पॉइंट आपको सुनाएंगे। साथ ही हमने वेंकट सर से भी पता किया, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो वेंकट रॉय आपको बता देंगे कि एग्रीकल्चर लैंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। अगर आप शादी ब्याह की जगह है, क्या तब आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर आप वहाँ पे कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, उस एग्रीकल्चर लैंड पे खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे, उसका जवाब आज वेंकट राव आपको देंगे। एक और मेहमान अनुजपुरी भी आप विंडो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अनुज से तो हमने लगातार मार्केट के सिनेरियो में इस समय स्लो डाउन, पोजिशनिंग कैसे चल रही है, डिमांड सप्लाई कैसे चल रहा है, इन सब चीज़ों को एक चेक करवाएंगे। रियलिस्टिक चेक जिसे कहते हैं रियल एस्टेट का, वो अनुजपुरी से हम करवाएंगे। एनरॉक के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। तो अनुजपुरी होंगे हमारे साथ, ध्रुव अग्रवाला, वेंकट राव, अश्विंदर आर सिंह, इन सब से करते हैं चर्चा की शुरुआत। तो टैरिफ एक बड़ा इशू है और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अश्विंदर आर सिंह वापस से जुड़ रहे हैं। अश्विंदर सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता था। पहला, एक तो जो टैरिफ चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर ऐसा है कि चाइना के ऊपर तो 100% का टैरिफ हो गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस जगह पर हम आके खड़े होंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूएस के अंदर मंदी आ सकती है और 60% प्रोबेबिलिटी अभी हाई है कि मंदी आ सकती है। अगर मंदी आई तो सबसे जायंट इकोनॉमी के अंदर मंदी आएगी तो असर सबको पड़ेगा। ये 2008 में भी हम देख चुके हैं। सर, इस पे एक बार आपका टेक। देखो, ये जो यूएस का टैरिफ है, इसके ऊपर डेफिनेटली वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरा डिस्टर्ब हुआ है। बट ये एक ट्रम्प का मैनिफेस्टो था और उन्होंने इसको करना था, तो कोई सरप्राइज नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया था मैनिफेस्टो में वो उसको किया है उन्होंने। अब हुआ क्या है कि अगर आप यूएस और चाइना देखें तो यूएस हमेशा से, एक तरह से कहना नहीं चाहिए बट इट हैज बीन अ बुली, एंड सॉरी, ट्रम्प हैज बीन अ बुली। और चाइना, अब एक बुली को दूसरा बुली ही हैंडल कर सकता है। चाइना इज अ बिगर बुली देन देम। और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और उनके लिए पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिटेबिलिटी। तो ट्रंप ने उनके ऊपर टैरिफ लगाया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपके ऊपर लगाएंगे। ट्रंप ने दोबारा लगाया। हाउएवर क्या होगा कि आप समझिए कि ट्रंप बिजनेस कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं यूएस के अंदर। जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी है वो उनको सपोर्ट करती है। तो वो 2-3 विक्ट्रीज जब उनको मिल जाएंगी टैरिफ की, वो बाकी चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे। मुझे लगता है ये 5-6 महीने की बात है और वो पूरी बिजनेस कम्युनिटी को एक तरह से, अगर रिसेशन की तरफ लेके जाते हैं तो उनका ही वोटर बैंक खराब होता है, जो वो नहीं चाहेंगे। सो वो 5-6 महीने की बात है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा और काफी चीजों के अंदर नेगोशिएशन होना शुरू हो जाएगा जैसे ही ट्रंप को दिखेगा कि 2-3 कंट्रीज ने अपना टैरिफ यूएस के लिए कम कर दिया है। तो मुझे ये लग रहा है कि यस, एक वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, बट ये रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज जिस तरह से कैपिटल मार्केट्स जा रही हैं और रियल एस्टेट एक हेज है, तो एक चीज लोगों को ये भी समझ आ रही है कि लेट्स नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट और डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए। नहीं, सभी एसेट क्लास में रियल एस्टेट पे पहले से भी हमेशा भरोसा रहा है और ये बात इक्विटी मार्केट्स ने काफ़ी हद तक फेड करने की कोशिश की। लेकिन ये जो ट्रंप का पूरा मैटर है, ये वापस रियल एस्टेट के लिए इन एनी हाउ तो पॉजिटिव जा रहा है। अगर मंदी नहीं आती है तो, हाँ, अगर मंदी आ गई फिर तो सारी कैलकुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाएंगी। अश्विंदर सर, दूसरा क्वेश्चन है ब्याज दरों को लेकर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया गया है, रेपो रेट में फिर से 0.25% की कट किया, लास्ट टाइम भी कट किया। यूएस ने नहीं किया बट हमने करीब ½ % कट कर दिया। और आज भी मिस्टर गवर्नर ये बात काफ़ी साउंड प्रूफ कर रहे थे कि बॉस अब जो है ना वो या तो स्टैंड स्टिल रहेगा या तो और कट्स आएंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं इसको वापस। ये रियल एस्टेट के लिए कितनी अच्छी खबर है? ये बेनिफिशियरी है
अगर आप सिंपलिस्टिक टर्म में देखो तो क्योंकि ईएमआई कम होता है तो बेनिफिशियरी है, बट अगर आप ओवरऑल देखो कैपिटल वैल्यूज बहुत बढ़ चुकी हैं, रियल एस्टेट की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, और वहां पर जो ईएमआई के अंदर कमी आएगी वो एक सिग्निफिकेंट कमी होगी। दूसरा, मोमेंटम अच्छा है क्योंकि गवर्नर साहब ने बोला है कि मैं आगे जाके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं बढ़ाने वाला हूं और कम ही करूंगा। तो जितने भी फेंस सिटर थे जो होम लोन लेना चाहते थे और घर खरीदना चाहते थे वो लेंगे, क्योंकि उनको पता है आगे जाकर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, कम होगा, और उनकी ईएमआई जो है स्टेबल रहेगी या नीचे आएगी। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आता है। और जितना फेंस सिटर है जो नहीं खरीद पा रहा था वो भी अब अपने जो रेजिडेंशियल ड्रीम है उसको वो पूरा कर पाएगा। ओनली थिंग इज इन्फ्लेशन चेक में रहना चाहिए ताकि आपकी इनपुट कॉस्ट जो है घर बनाने की वो ना बढ़े। हम्म, ठीक है सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन और अभी क्योंकि हम नए फाइनेंशियल ईयर में आए हैं, अगर आप हमको थोड़ा सा और गाइड कर पाएँ कि मैं अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर कहीं इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करना चाहूँ या कहीं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, तो कोई आप मेरे को जगह स्पेस बता सकते हैं? और दूसरा कैटेगरी भी बताइएगा, कैटेगरी में कमर्शियल, रेसिडेंशियल, फ्लैक्स, कोवर्किंग, वट जो भी आप बताना चाहें। देखो, मुझे ये लगता है कि अगर हम इस समय देखें डिम्पी, मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूं कि 50% ऑफ रजिस्ट्रेशन बैंगलोर के अंदर 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ के घरों में हुई है, और उसका जो साइज था वो था 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट। तो एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि कॉम्पैक्ट लग्जरी की तरफ लोग जा रहे हैं। अगर वो अपार्टमेंट ले रहे हैं तो वो कॉम्पैक्ट लग्जरी की तरफ जा रहे हैं कि जो अपार्टमेंट है वो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट हो, 2.5 बेडरूम या 3 बेडरूम का हो, अम्यूनिटीज अच्छी हो, इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो, 15 मिनट सिटी हो, ताकि स्कूल, कॉलेज, होटल, ऑफिस, हॉस्पिटल ये सब नजदीक हो। ये एक बहुत इमर्जिंग ट्रेंड आ रहा है होम बायर के लिए। पेरिफेरीज के अंदर प्लॉटेड कम्युनिटीज अच्छा कर रही हैं, बिकॉज लोग ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए 40-50 लाख में आज भी बैंगलोर में एक 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल जाता है। वहां पर सेविंग हो जाती है, जो स्टॉक मार्केट की उथल पथल है उससे दूर रहता है, और लोगों के लिए एक सेकंड होम की जगह एज एन इन्वेस्टमेंट लोग क्या कर रहे हैं कि एक घर ले रहे हैं जिसके अंदर रह रहे हैं, और दूसरा वो एक प्लॉट खरीद कर रख रहे हैं। फार्म लैंड्स बहुत अच्छा कर रहे हैं एनसीआर के अंदर, जहां पर लोग फार्म लैंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये वीकेंड की तरफ क्या हुआ है कि वीकेंड की तरफ एक ये कॉमन चीज हो गई है कि लोग अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, 1-2 दिन के लिए रेस्ट करना चाहते हैं, और इसलिए वो फार्मलैंड्स ले रहे हैं। फार्मलैंड्स के अंदर जगह ज्यादा आ जाती है, रेट भी अट्रैक्टिव है। गुड़गांव के आसपास 10,000 रुपए स्क्वायर यार्ड्स पर आपको फार्म हाउस मिल जाता है। तो लग्जरी सेगमेंट के लिए, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए ये बहुत एक इमर्ज करके आ रही है चीज। सेकंड होम जो है, चाहे शिमला हो, कसौली हो, कूर्ग हो, वहां पर छोटे छोटे सेकंड होम्स जो हैं वो भी लोगों को इंटरेस्ट देते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बोला वीकेंड के लिए लोग अपने लिए एक जगह लेना चाहते हैं और उसको एक सेकंड इनकम की तरह भी ट्रीट करते हैं, जहां पर वो एक एयरबीएनबी वगैरह के साथ टाई अप कर लेते हैं। सो ये 2-3 चीजें हैं जो अभी भी अट्रैक्टिव है। बहुत शुक्रिया अश्विंदर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब मेरे साथ एक और मेहमान भी जुड़ रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं जो आप ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मेरे साथ वेंकट राव जुड़ चुके हैं, हमेशा की तरह हमको अच्छे से गाइड करते हैं, और जब भी हमारे पास कुछ क्वेरीज होती हैं तो वेंकट सर से उसको रिजॉल्व करवा लेते हैं। वेंकट सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक क्वेश्चन जो हमको बार बार हमारे फीडबैक में आ रहा है, हमको नोटिस करवाया जा रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर मैं लेना चाहता हूँ, मेरे पास है, तो मैं उसमें कितनी कंस्ट्रक्शन करवा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ पे स्कूल खोल सकता हूँ? क्या वहाँ पे मैं शादी ब्याह के लिए बैंक्वेट्स खोल सकता हूँ? क्या मैं उसको सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करूँ? आप मेरे को जरा बताइए कंस्ट्रक्शंस की लिमिट्स क्या है? देखिए डिम्पी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। पहली बात तो ये कि एग्रीकल्चर लैंड जो है एब्सोल्युटली यूसेज एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही हो सकता है, अनलेस अनटिल वो एक प्लानिंग, रेजिडेंशियल प्लानिंग जोन में या कमर्शियल जोन में ना आए, जिसके लिए आपको मास्टर प्लान के तहत आपको पता चलता है कि ज्यादातर जो अर्बन प्लानिंग के साथ या मास्टर प्लानिंग में एरियाज को गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि ये एरियाज आप रेजिडेंशियल जोन में आते हैं, इनमें अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड आता है, वो एग्रीकल्चर लैंड
आप कन्वर्ट करने के लिए CLU जिसे कहा जाता है, चेंज ऑफ लैंड यूसेज, वो आप कंसर्न्ड टाउन एंड प्लानिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आपको कन्वर्शन मिल सकता है। हैविंग सेड दैट, उसमें भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं, एक सर्टेन चंक ऑफ लैंड को मिनिमम होना होता है एक पर्टिकुलर पॉलिसी के अंडर, तो उतना लैंड होता है तो वो कन्वर्शन पॉसिबल होता है। अब रहती बात ये है कि जो प्योरली एग्रीकल्चर लैंड है वो लोग खरीदते हैं, और लोगों को ज्यादातर शौक ये रहता है कि हम एक फॉर्म बना लें, एक फार्म हाउस बना लें। तो एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस जो है वो ऑलवेज एज एन एग्रीकल्चरल लैंड की तरह ही यूज कर सकते हैं। एक सर्टेन लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिसिबल होता है इन जैसे एक्चुअल लैंड में, 5 to 15% के बीच का ऑफ द लैंड एरिया का, क्योंकि बेर मिनिमल रिक्वायरमेंट्स जो है पूरा करने के लिए, उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड को एंजॉय करने के लिए आपको इतना परमिशंस मिल जाती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं होता है प्राइमरीली। लेकिन वो यूसेज जो है, मैंने जैसा कहा कि वो सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए ही हो सकता है। वेंकट सर, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर के ही पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है जगह, तो जो हम सड़क के किनारे कई बड़े बड़े फार्म हाउसेस देखते हैं आजकल जहाँ पे शादियाँ हो रही होती हैं, और एक और बात, मान लो मैंने ज़मीन तो ले ली है, लेकिन इस ज़मीन को मैं एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर रहा, मैं वहाँ पे डेयरी फार्मिंग के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और ये जो फार्म हाउस चल रहे हैं, ये क्या वैध होते हैं? नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि मास्टर प्लान में डिफाइंड होता है। अब पर्टिकुलर एरिया अगर मान लीजिए किसी पर्पस के लिए ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है, तो उसी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। हालांकि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कई तरीके से यूज हो जाता है, और अक्सर हम जो ये बैंक्वेट्स देखते हैं, ये मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली जो आप थोड़ा सा सिटी के बाहर चलते हुए आप देखते हैं किसी जगह पे, वहां पे अक्सर ये एग्रीकल्चर लैंड्स पे आपको दिखती है ये फार्म हाउसेस। और कुछ लोगों ने कुछ एरियाज में जहां परमिसेबल एक्टिविटीज में आता है, अगर बैंक्वेट का या इवन फार्म हाउसेस की तरह, उनमें वो कन्वर्शन कुछ लोग ले लिए होते हैं, और कुछ का तो आपको अब देयर इज अ मिसयूज हियर, सो वन कैन नॉट सर्टिफाई दैट ऑल ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड प्रॉपर्ली। इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छे से आपने बताया सर। थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा वो एनआरआई से है। एक्चुअली में ना केवल ज़मीन खरीदना भारत के लोगों का एक सपना रहता है, बल्कि जो विदेश चले गए हैं, अब तो आपको पता है कि डिपोटेशन से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब कई देशों में थोड़ा उनकी अपना कंट्री फर्स्ट चल रहा है, तो आपके देश के जो लोग बाहर होते हैं उनको वापस आने का एक बैकअप प्लान तैयार करना है, और काफ़ी सारे लोग एनआरआईज वगैरह सोच रहे हैं कि हम इंडिया में ज़मीन वगैरह खरीद लें। तो मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं या परमानेंट रेसिडेंट हो गए हैं वहाँ के अब, तो क्या वो भारत में ज़मीन खरीद सकते हैं एग्रीकल्चर की स्पेशली? देखिए, एनआरआईज हुए और नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस जिसे कहते हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनके लिए फ्रेश एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे फेमा का एक बार है। वो थ्रू आरबीए परमिशन के जरिए जा सकते हैं, ले सकते हैं। अदरवाइज इनहेरिटेंस में अगर उनके पास कोई लैंड या कोई एग्रीकल्चर लैंड आता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बट फ्रेश परचेजेस में एनआरआईज के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है जो आरबीआई के अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू आता है, विच इज ए डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि देखिए, अपना एग्रीकल्चर लैंड जो है हम अभी अलाउ नहीं करते हैं, इवन फॉरेन नेशनल्स तो खैर ले ही नहीं सकते, बाकी इवन एनआरआईज पे भी ये रिस्ट्रिक्शन है। वेंकट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा, आपने हमारे सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ध्रुव अग्रवाला से भी यही बात पूछेंगे जो हमने स्टार्टिंग अपने शो में बताया था कि हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। अश्विंदर राज को तो आपने सुन ही लिया, अब हम बातचीत करेंगे ध्रुव अग्रवाला से, जो कि हाउसिंग.com के CMD हैं, और उनसे हम जरा बातचीत करते हुए ये समझते हैं कि टैरिफ का कितना असर आएगा, और साथ ही जो ब्याज दरें कटौती हुई है इसका कितना इम्पैक्ट है। ध्रुव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा टैरिफ को लेकर ही है। आपको पता है टैरिफ का चाबुक सब तरफ चल रहा है। खबर मार्केट में ये है कि कहीं मंदी भी आ सकती है, कई देशों की तो सप्लाई और डिमांड चेन पूरी तरह से ब्रेक हो सकती है, कई सेक्टर्स को इमीडिएटली काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। ये सारे के सारे सेक्टर आखिरकार आके रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। क्या रियल एस्टेट में स्लो डाउन आने के चांसेस हैं? इस टैरिफ की प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हैं सर?
देखिए डिम्पी, जो हम देख रहे हैं, ये जो टैरिफ का सिचुएशन खड़ा हुआ है, ये पिछले 20-30 सालों में जितना भी हमने गेन किया है WTO के एनवायरनमेंट में, वो एक ही झटके में लग रहा है कि वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा फ्रेमवर्क बना है दुनिया में, वो डगमगा रहा है। हमने अगर कोई भी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ता है, या जिसने पढ़ा है वो जानता है कि ट्रेड इज ऑलवेज गुड। कोई देश कुछ चीज बनाने में ज्यादा माहिर है, दूसरा देश दूसरे चीजों में, तो उनको कॉस्ट एडवांटेज है वो करने में, और फिर जो आप अच्छे हैं बनाने में, आप वो बनाते हैं, दूसरा देश दूसरा बनाता है, फिर आप ट्रेड करते हैं। सो दैट इज गुड फॉर एवरी कंट्री। ट्रेड इज गुड फॉर द वर्ल्ड। हमने तो पिछले Yes. 20-30 साल में यही सीखा है। और अब जो हम देख रहे हैं उसका पूरा रिवर्सल हो रहा है। उससे मुझे लगता है कि झटका सब देशों को लगेगा ग्लोबली। और जैसे US के प्रेसिडेंट कह भी रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म पेन होगा, फिर उसके बाद सब अच्छा होगा। देखिए, वो तो समय बताएगा। पर अगर ये सिचुएशन रहा और जिस तरीके से टैरिफ्स रहे हैं, और टैरिफ्स अगर कम नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि वी कैन सी अ ग्लोबल स्लो डाउन ऑफ सॉर्ट्स। और अगर ग्लोबल स्लो डाउन आएगा, वो खतरनाक हो सकता है हर एक सेक्टर के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा सेक्टर रहेगा जिसपे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मेरा सबसे ज्यादा बड़ा वरी ये है कि अगर स्लो डाउन के साथ हाई इन्फ्लेशन भी रहा, क्योंकि जहां टैरिफ्स बढ़ेंगे सब जगह, तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन के साथ साथ जो ये शॉक आया है, उससे अगर ग्रोथ भी स्लो डाउन कर जाए, तो जो इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज होता है स्टैगफ्लेशन, कि ग्रोथ भी स्लो है और इन्फ्लेशन भी हाई है। ये एक बहुत डैमेजिंग सिचुएशन होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और अभी जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, खतरा ये है कि ये जो प्रॉब्लम आज हम देख रहे हैं, ये एक देश की प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस विल बी अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और अगले 1-2 साल में इसके जो रेपरकशंस होंगे काफी सिवियर होंगे। तो होप यही है कि बेटर सेंस प्रिवेल करता करे, और निगोशिएशंस हो कंट्रीज के बीच में, एंड वी आर एबल टू ब्रिंग डाउन टैरिफ्स, चाहे बायलैटरल अरेंजमेंट्स हो, जैसे भी हो। बट वी ऑल होपफुल कि बेटर सेंस विल प्रिवेल ओवर द नेक्स्ट 5 or 6 months। तो होप सिर्फ यही है कि ये जो अमेरिका कर रहा है, ये निगोशिएशंस का एक तरीका है, और होपफुली चीजें बदलें। बट अगर ये सिचुएशन रहा कि टैरिफ्स जहां है वहीं रहे, तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, और रियल एस्टेट इससे बचेगा नहीं, क्योंकि अगर ओवरऑल स्लो डाउन आएगा तो हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी में, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट। ध्रुव, मेरा सेकंड क्वेश्चन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। 2 बार की पॉलिसी, यानी कि इस बार की आरबीआई की पॉलिसी और इससे पिछले वाली आरबीआई की पॉलिसी में, दोनों में करीब आधे % का कट हम देख चुके हैं। ये कितना रेलिवेंट होता है आज के सिनेरियो में कि आपको ब्याज दरें थोड़ी कम मिले? 1/4% 2 बार हुई, यानी कि आधा % का कट मिला है। कितना फर्क पड़ रहा है इससे? और एक और चीज, अभी यूएस में कट आना शुरू नहीं हुआ। अगर यूएस में भी ब्याज दरें घटाई जाती हैं, तो आपको लगता है इंडिया में और कट होगा और लोन सस्ते हो जाएंगे? देखिए डिम्पी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा रेट कट है फिलहाल अभी यूएस के रेट कट से लिंक नहीं है। हर एक कंट्री में जो ग्रोथ की सिचुएशन रहती है, एम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की सिचुएशन रहती है, उसको नजरअंदाज करके हम, और उसको हम देखते हुए रादर, हम डिसीजन लेते हैं कि रेट कट करना है या नहीं करना है। इंडिया में हमने ये देखा है, जो जो प्रोजेक्टेड नंबर है इस साल का जीडीपी का, अभी फाइनल नंबर्स आएंगे, वो उससे ये साबित होता है कि थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है। इसी वजह से आरबीआई ने पिछले रिव्यू में भी इंटरेस्ट रेट काटा था, और अभी भी काटा है। और ये हमेशा बैलेंसिंग एक्ट रहता है सेंट्रल बैंक के लिए, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कीपिंग इन्फ्लेशन इन चेक और ऑल्सो इंश्योरिंग की साथ साथ ग्रोथ भी हो। तो जो अभी स्थिति है, उसमें ये रेट कट बहुत वेलकम है।
क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, अगर ये टैरिफ्स के रैमिफिकेशन तक जैसे और ये रेप्लिकेशंस देखेंगे तो उससे स्लो डाउन का रिस्क बढ़ता है और भी। और उस वजह से जो रेट कट है, आई थिंक विल गो अ लॉन्ग वे इन मेंटेनिंग द ग्रोथ मोमेंटम इन द इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। और देखिए क्या है कि जहां तक आपने क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स की बात की, रेट कट जब आप करते हैं यूजली एक आपका एक पैटर्न में करते हैं आप। इट इज नॉट एडवाइजेबल वेदर यू आर रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स या आप रेट काट रहे हैं, अचानक से बहुत बड़ा काट दें, अनलेस देर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन विच रिक्वायर्स दैट। अदरवाइज अब जो हम ये देख रहे हैं कि 5 साल तक आरबीआई ने रेट कट नहीं किए थे, और फिर लास्ट टाइम रेट कट किया, अब दोबारा से रेट कट किया है। तो मेरा अनुमान ये है कि वो बैलेंस को हमेशा देखेंगे बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। बट मेरा अनुमान ये है कि अभी अगले 2-3 रिव्यूज में वी विल कंटिन्यूअसली सी रेजीम ऑफ फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि आई थिंक ग्रोथ इज एट रिस्क। और मेरे हिसाब से अभी बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट ऐसा रहे जहां पे ग्रोथ should be given preference, because रिस्क बहुत है अभी बेस्ड ऑन द टैरिफ वॉर जो अभी चल रहा है। ध्रुव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद जुड़ेंगे तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये देश के दो पावर हब्स हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल है, एक पॉलिटिकल कैपिटल है, और इन दोनों ही कैपिटल्स में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये पूरे देश की एक पिक्चर को भी ड्रॉ करता है। और जब इन दोनों सिटीज़ की, इन दोनों मेगा एरियाज़ की हम बातचीत कर रहे हो तो एक मेगा गेस्ट को अपने साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो हमारे मेगा गेस्ट हैं एनारॉक के फाउंडर, एमडी, जो भी आप कहें, मेरे पुराने दोस्त, और उनसे बातचीत करके हमको हमेशा अच्छा लगता है। उनका नाम है अनुज पुरी। अनुज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत करके काफ़ी मज़ा आता है, और इसलिए भी मज़ा ज़्यादा आता है, एक तो आप बहुत साफ साफ बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दूसरा फैक्चुअल डाटा उसके अंदर भर भर के होता है, जो कि समझने में काफ़ी आसानी होती है। अनुज भाई, पहले मैं मुंबई से शुरू करूँगा, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है। लोगों का सपना होता है मुंबई में आके रहना, बट सरकार वो खुद ही सपने को महंगा कर रही है। मुंबई 4% से और महंगा हो गया। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अब 1 करोड़ 4 लाख की हो गई है। मेरे को मुंबई के जब रेट सुने तो मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई। मेरे को जब मैंने नासिक के, थाने के, शोलापुर के रेट सुने तो वहाँ पे तो रेडी रेकनर, जिसको हम सर्कल रेट कहते हैं, वो तो 10-10% बढ़े हैं। तो सर, इस पे आपका टेक क्या है? ये मुंबई के अलावा ये सारी सिटीज भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, ऐसा माने? तो डिम्पी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम पे, Thank you. एंड आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार हमारा। एंड ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो रेडी रेकनर रेट बढ़े हैं, चाहे वो एवरेज 3.5% बढ़े हुए हो, बट कई माइक्रो मार्केट्स में, कई सिटीज के अंदर 7%, 9%, 10% तक ऊपर गए हैं। तो एक मैं थोड़ा 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा, सो दैट आपके व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझ आ जाए। पहली बात है कि रेडी रेकनर जो थे बिफोर कोविड ऑलमोस्ट हर साल बढ़ते थे, हर साल 3-3.5% बढ़ते थे, बिकॉज प्रॉपर्टी के दाम उस हिसाब से बढ़ते रहते थे। 2019 के बाद से ये बढ़े ही नहीं है। सो डीपी, सबसे पहला तो ये है कि ये 4-5 साल के बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बढ़ाया रेडी रेकनर, 4-5 साल के बाद ये बढ़ा है, विच इज बिग रिलीफ, रादर देन हर साल ये जो बढ़ता जाता था। सेकेंड इज कि टोटल जो एवरेज है वो 3.5% की है ऑन एन एवरेज। दूसरी चीज मैं बोलूंगा, फ्रॉम 2020 टू 2024 एंड प्रॉपर्टी के दाम 46% बढ़े, 46% ऑन एन एवरेज। सो Yes. उस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें कोई लगता है कि गवर्नमेंट ने बड़ा आराम से इसको जाने दिया है, एंड कोई हार्श स्टेप नहीं लिया कि ये ना हो कि प्रॉपर्टी की साइकिल टूट जाए या कोई नर्वसनेस या नेगेटिविटी इसके अंदर आ जाए। क्योंकि आप देखिए दोनों चीजें, एक तो 2019 के बाद से अभी रेज किया है, दूसरी बात प्रॉपर्टी के दाम ओवर दिस पीरियड 46% बढ़े हैं, येट रेडी रेकनर सिर्फ 3.5% बढ़ा है। उसमें एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कई माइक्रो मार्केट्स में, कई सिटीज के अंदर काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ी है रेडी रेकनर की। उन केसेस के अंदर डिम्पी लार्जली
जो पुराने दाम थे, सर्कल रेट थे रेडी रेकनर के अंदर, वो बहुत ही कम थे कंपेयर टू जहां पे ट्रांजैक्शंस हो रही थी। तो इसलिए उसमें जायज था कि इसको ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि वो एटलीस्ट मार्केट तक आ जाए। इसके दो इश्यूज होते हैं। एक होता है कि अब ये सर्कल रेट पे ही आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी बाय चांस सर्कल रेट से नीचे खरीद रहे हैं, येट आपको स्टैंप ड्यूटी सर्कल रेट पे ही देनी पड़ेगी। एंड सेकंड होती है कि इनकम टैक्स वाले इसको काफी नेगेटिवली व्यू करते हैं, एंड ऐसे माना जाता है कि इसके अंदर फिर कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि अगर आपने सर्कल रेट पे प्रॉपर्टी नीचे खरीदी है। सो इसके दो ये इम्प्लीकेशन होते हैं। बट ओवरऑल आई वुड से जहां तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सवाल है और ये प्रॉपर्टी के रेडी रेगुलर रेट का बढ़ने का सवाल है, मेरे हिसाब से बहुत लाइटली ये छोड़ दिया गया है। एंड मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने इसलिए इसको किया है कि भाई लेट द पॉजिटिव साइकिल कंटिन्यू, लेट द मार्केट रिमेन वेरी वाइब्रेंट रियल एस्टेट का, एंड लेट द डेवलपर्स कंटिन्यू टू ब्रिंग इन द रिक्वायर्ड सप्लाई। अनुज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है।